नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, इसके पहले एक सेट जा चुका है इकोनॉमिक्स क्लास 12th। अनेकों स्टूडेंट का मैसेज आया था व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब से लेके पब्लिक साइट पर कि सर जल्दी से जिस तरह से आप पिछले साल सेट तैयारी कराए थे इस साल भी आप इसी तरह से कीजिए ताकि हम लोग भी बिहार टॉपर हो सके। चलिए ठीक, कोई बात ना। टोटल 12 सेट है इकोनॉमिक्स का। 12 सेट आप यदि सही तरीका से कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में 50 नंबर आपका रखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव जो पूछा है एमसीक्यू 50 नंबर, वो किसी को भी काटने से नहीं कटेगा। 50 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, ठीक ना। तो इसको एक बार अच्छा से देख लेना है आपको, और जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसके पास वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। आते हैं सीधे क्वेश्चन के। देखिएगा, सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी के द्वारा। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट कर होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी के द्वारा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज। आप तो जान ही रहे हैं टोटल यूटिलिटी के इस तरह के साइन होता है। ये टोटल यूटिलिटी का साइन है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का साइन है। तो जब याद रखना, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या होगा? 0। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 0 होगा। तो बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया? तो कंसेप्ट किसने दिया है? गोसेन ने दिया है। इसको रटते चलिए। कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन ऑफ प्राइस लाइन इज। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, बजट लाइन इस तरह का होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन। तो इसका आपका पूछा है कि ढाल क्या होता है, तो इसका ढाल क्या होता है? माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। इसको रट जाना है, ये बराबर आपका एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदासीनता वक्र होता है। इंडिफरेंस कर्व इज। इंडिफरेंस कर्व आप तो पढ़े हैं ना, इस टाइप का होता है इंडिफरेंस कर्व। कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, इसी को बोलते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट को डाउनवर्ड होता है, डाउन फ्लो होता है। इंडिफरेंस कर्व इज मूल बिंदु की ओर उन्नतोदय। कन्वेक्स टू ओरिजिन, यस कन्वेक्स भी होता है। मूल बिंदु की ओर अवनतोदय, कनकेव टू ओरिजिन नहीं, एन बी। इसका सही आंसर क्या होगा? कन्वेक्स होता है। इंडिफरेंस कर्व देखिए, कन्वेक्स किसको बोलते हैं? जिसका चेहरा बाहर की ओर हो। कन्वेक्स किसको बोलते हैं? जिसका फेस आउटसाइड की ओर, ओरिजिन से। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। उपयोगिता का संबंध होता है, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू यूजफुलनेस से, मोरालिटी से, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। याद रखे, जिनके पास बुक होगा उसका आंसर गलत दिया हुआ है। बुक में आपका आंसर ऑल ऑफ दीज है, लेकिन यूटिलिटी मोरालिटी से रिलेटेड नहीं होता है। यूटिलिटी मोरालिटी से रिलेटेड नहीं होता है। आपके बुक में आंसर गलत है, आप इस
में टिक लगाओ, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्योंकि यूटिलिटी जो होता है ना, कभी मोडालिटी से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति को वाइन पीने की आदत है, किसी व्यक्ति को शराब पीने की आदत है, तो उसका संतुष्टि शराब ही करेगा। समाज उसके बारे में जो सोचना है सोचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है तो उसका सेटिस्फैक्शन सिगरेट से ही होगा। समाज उसके बारे में जो भी सोचना है सोचते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ना। तो मोडालिटी से रिलेटेड नहीं होता है यूटिलिटी। आपको किससे रिलेटेड होगा? ह्यूमन, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये बुक में जिनके पास SBPD का बुक होगा उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। आप लोग टिक लगाओ सी में। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। उपयोगिता की माप की जा सकती है। यूटिलिटी कैन बी मेजर बाई। यूटिलिटी को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं? मनी में। मार्शल बोला था यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्शल क्या बोला था? कि यूटिलिटी को हम लोग मनी के रूप में माप सकते हैं, ये मार्शल बोला था। सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कहते हैं? उपयोगिता विरोधी नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम, आपका प्रतिस्थापन की नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा क्या नाम है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत? चलिए इसको रटते चलिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आगे देखिएगा, इंडिफरेंस कर्व स्लोप, तत्वस्था वक्र का झुकाव होता है। देखिए अभी बताया ना, इंडिफरेंस कर्व आपका इस टाइप का होता है, लेफ्ट से राइट की ओर होता है। इसका झुकाव कैसा होता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस बाएं से दाएं की ओर। जो इंडिफरेंस कर्व है ना, इसका स्लोप कैसा होता है? बाएं से दाएं की ओर होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका आंसर बाबू क्या होगा? बी होगा। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता हो सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन गुड्स इज कॉल्ड। ह्यूमन वांट के सेटिस्फाई करने के जो कैपेसिटी होता है ना, उसको किसको बोलते हैं? यूटिलिटी को, उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। कोई भी वस्तु का वैसा पावर जो किसी व्यक्ति के वांट को पूरा कर दे, उसको क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी होगा। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली, देखिए यहाँ पर सभी इकाई बोला है, यही एग्जाम में स्टूडेंट जाके गलती कर देता है। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड। सारा यूटिलिटी को क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। हमने जितना भी गुड्स यूज किया, वो सबसे जितना यूटिलिटी मिलेगा, यदि सबको प्लस कर देंगे ना, उसको क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। मान लेते हैं कि हम 5 गुड्स यूज किए, 1 2 3 4 5, हम 5 गो गुड्स का यूज किए। अब पांचों गुड्स से जितना यूटिलिटी मिला, यदि सबको हम प्लस कर देते हैं ना, सबको हम जोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। आपका यही पूछा है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स। सारे यूनिट को यूज करने से जो यूटिलिटी आया, उसको क्या कहेंगे? तो उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जब सारे गुड्स को यूज करने से जो भी यूटिलिटी आया,
उसको बाबू क्या बोलेंगे? टोटल यूटिलिटी। इसमें तक किसी को कोई डाउट नहीं है? फटाफट चलिए। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हु प्रोपाउंडेड द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी? ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया? ये किसने दिया है? हिग्स एंड एलन। इसको रट जाना है, ये बाबू काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिग्स एंड एलन ये बराबर पूछा जाता है। सीमांत उपयोगिता हरास नियम के प्रतिपादक हैं। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को किसने दिया है? गोसेन ने दिया है। इसको रट जाना, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बराबर पूछता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको किसने दिया? तो इसको किसने दिया है? गोसेन। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टैक्स एट पॉइंट वेयर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है बताइए? जहाँ पर सीमांत उपयोगिता किसके बराबर हो जाए? इसके मूल के बराबर हो जाए। जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपका किसके बराबर हो जाए? प्राइस के बराबर। यहाँ पर आपका क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरा मन भर आप लोग देखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब है। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है। बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चन। द कैपेबिलिटी ऑफ ए कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज। ह्यूमन वांट को पूरा करने के कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी वस्तु के वैसा क्षमता जो किसी इंसान के इच्छा को पूरा कर दे। पावर ऑफ कॉमोडिटी या गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। किसी भी वस्तु का वैसा पावर जो किसी इंसान के संतुष्टि को पूरा कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए, फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल के समान होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। यस, हम अभी अभी आपको बताए हैं कि एक कंज्यूमर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब ज़्यादा संतुष्ट होता है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स किसके बराबर हो जाए? प्राइस ऑफ गुड्स एक्स के बराबर है। अभी अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया है कि एक कंज्यूमर उस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ होगा? जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स किसके बराबर होगा? प्राइस ऑफ गुड्स एक्स के बराबर होगा। वहाँ पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, संतुष्ट होगा। तो इसका सही आंसर बाबू क्या है? ए है। कोई दिक्कत? आगे चलिए। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी। अभी अभी बताए हैं टोटल यूटिलिटी आपका इस तरह का होता है, अब मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह का। तो बोला है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी घटेगा। देख लो, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? डाउन फ्लो होगा, घटेगा। देख लीजिए, अधिकतम होती इन मैक्सिमम आपके घटने लगती है, स्टार्ट डिक्रीजिंग। यस,
जब मार्जिनल यूटिलिटी देख लो आपका माइनस में जाएगा तो टोटल यूटिलिटी आपका घटना शुरू कर देगा, टोटल यूटिलिटी घटेगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुष्टि की शर्त है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज। देखिए इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन आपको हम बताए हुए हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स, या इसी को ए दिया हुआ है बुक में, क्या यहाँ पर ऑप्शन में ए दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाई बेटा क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ गुड्स ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स बी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड्स बी। देखिए ये इसका ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप एक्स भी कर सकते हैं, यहाँ पर वाई भी कर सकते हैं, दोनों सही है। तो देख लिए एम यू ए डिवाइडेड बाई पी एम यू बी डिवाइडेड बाई पी एम यू ए डिवाइडेड बाई, इसी देखे ये भी ऑप्शन सही है, ये बस खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ऑप्शन बी में क्या कर दिया है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, देखिए मार्शल के अनुसार यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को क्या कर सकते हैं, मुद्रा में मापा जा सकता है। यस, मार्शल कैन बी मेजर बाय मनी। यस, मार्शल बोला था कि किसी भी गुड्स के यूटिलिटी को चाहे तो हम मनी के रूप में माप सकते हैं। मार्शल क्या बोला था कि किसी भी गुड्स का यूटिलिटी को हम लोग मनी के रूप में माप सकते हैं। मार्शल बोला था मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, नहीं, कैन नॉट बी मेजर बाय मनी, ये ऑप्शन गलत है। संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर। यस, ये भी ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन ए और सी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू, ए और सी होगा। बजट सेट के लिए आवश्यक है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर बजट सेट। बजट सेट के लिए बाबू क्या जरूरी है, देख लिए, बंडलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बंडल्स, ये भी सही है। विद्यमान बाजार कीमत, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस, मतलब बजट बनाने के लिए आप एक मार्केट प्राइस होना चाहिए, या गिवन मार्केट प्राइस रहेगा तब तो पता चलेगा कि किस वस्तु का कीमत क्या है, किस गुड्स का कीमत क्या है। उपभोक्ता की कुल आय, टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ऑल द एबव। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल द एबव होगा। ह्रासमान विस्थापन दर में इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बताइए, वस्तु ए की अधिक मात्रा, मोर ऑफ गुड्स एक्स, सही है। वस्तु टू की कम मात्रा, लेस ऑफ गुड्स टू। वस्तु ए एवं दो दोनों की अधिक मात्रा, नहीं, याद रखना इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक गुड्स बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो फर्स्ट बढ़ेगा, एक को घटाएंगे तभी दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर के पास रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। जब तक आप एक को नहीं घटा सकते हैं दूसरा कभी भी बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ए एंड बी, चाहे तो ए होगा नहीं तो बी होगा, कोई दिक्कत, आगे चलिए। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय है, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स, यूटिलिटी का मतलब क्या है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यस, प्लीजर, हैप्पीनेस, यूजफुलनेस, ये तो डिफिनेशन है दे दिया यूटिलिटी का। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु का वैसा पावर
किसी भी गुड्स का वैसा पावर जो ह्यूमन बीइंग के वांट को पूरा कर सके। किसी भी गुड्स का वैसा पावर जो ह्यूमन बीइंग के वांट को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ये तो आप जान ही रहे, ये तो यूटिलिटी का डिफिनेशन ही होता है। देखिए, तटस्थता वक्र का झुकाव दिखाता है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व सो, ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व बाबू है, इसका स्लोप क्या दिखाता है, कीमत अनुपात, प्राइस रेशियो, घटता हुआ डिमिनिशिंग, घटक प्रतिस्थापन, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दिखाता है कि एक गुड्स को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स को घटाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। घटक प्रतिस्थापन, इसका सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि यदि आप चाहते हो कि एक गुड्स को बढ़ाएं तो दूसरा गुड्स को क्या करना होगा, घटाना होगा। क्यों? क्योंकि इंसान के पास रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। जब तक किसी एक को नहीं घटाएगा दूसरे को बढ़ा नहीं सकता है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। इसका स्लोप यही दिखाता है। तो बाबू सही आंसर क्या होगा, सी होगा। वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता, कंजप्शन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंग यूटिलिटी। आप तो जान ही रहे हैं कि जैसे जैसे किसी गुड्स को यूज करते हैं, जैसे जैसे किसी गुड्स का उपयोग करते हैं, उससे मिलने वाला यूटिलिटी घटते जाता है। जैसे मान लें कि प्यास लगा हुआ है, पहला गिलास पानी पिए तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा गिलास पानी पिए थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरा गिलास पानी पिए थोड़ा और कम अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? तो याद रखना, जैसे जैसे किसी गुड्स को यूज करते जाएंगे उसका यूटिलिटी घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ठीक ना? तो बाबू बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक ना? जैसे जैसे किसी गुड्स को यूज करेंगे उसका यूटिलिटी घटते जाएगा। तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाती है। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज शो बाई, कीमत रेखा प्राइस लाइन के द्वारा, तटस्थता वक्र के द्वारा, इंडिफरेंस कर्व के द्वारा, तटस्थता वक्र इंडिफरेंस मैप के द्वारा, ऑल ऑफ एबव के द्वारा। देखिए, बहुत सिंपल सा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए फटाफट। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज, रेशियो ऑफ एक्सचेंज हमेशा किसको दिखाता है बाबू, प्राइस लाइन को। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व इज एनालाइज इज शोन बाई, हमेशा प्राइस लाइन दिखाता है। दोनों गुड्स के रेशियो को अभी अभी प्राइस लाइन का स्लोप बताए थे ना, माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है, पी वाई। ये प्राइस लाइन के स्लोप को दिखाता है। चलिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मार्शल के अनुसार, देखिए मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। अकॉर्डिंग टू मार्शल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, देखिए यूटिल्स, मनी, मीटर, ग्राम। देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजन करेगा। एक तो याद रखना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या होता है, यूटिल्स। लेकिन आप कभी कभी आपको मन में कंफ्यूजन होगा
कि मार्शल तो मनी के बारे में भी तो बोला है, यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो महाजन मार्शल जो बोला था कि यूटिलिटी को मनी के रूप में माप सकते हैं, यूनिट के बारे में नहीं बोला है। आप याद रखना, मार्शल बोला था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, ये बोला था। मार्शल कभी ये नहीं बोला था कि यूटिलिटी का यूनिट मनी है, ऐसा मार्शल कभी नहीं बोला है। तो बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, यूटिल्स होगा। ये आप लोग को जो यहाँ पर क्लास किए होंगे उनको प्रॉपर तरीका से लिखवाया गया होगा कि यूटिलिटी को मापने की इकाई को क्या कहते हैं, यूटिल्स कहते हैं। ठीक ना, चलिए देखिएगा। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। अकॉर्डिंग टू मार्शल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज, यूटिलिटी के मापने की इकाई को क्या कहते हैं, यूटिल्स। एक काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको एक एक करके आप लोग पढ़ते जाओ। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी फिक्स देन मार्जिनल यूटिलिटी इज, ये तो आप जान ही रहे। ये टोटल यूटिलिटी बाबू इस तरह का होता है, यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी होता है। देखिए, तो जब टोटल यूटिलिटी बाबू यहाँ पर कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो होगा। जब टोटल यूटिलिटी यहाँ पर कांस्टेंट होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी बेटा क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जीरो। एक वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की क्षमता को उसकी कहा जाता है। द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड। देखिए एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बस खाली लैंग्वेज चेंज है। सेम क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ। यही क्वेश्चन बेटा कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये बिहार बोर्ड कितना बार पूछ दिया, क्वेश्चन एक ही रहेगा, बस खाली वर्ड घुमा देगा। एक ही क्वेश्चन को देखो 3 3 बार पूछा। ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, जितना भी मैं बता रहा हूं रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रतिस्थापना की सीमांत दर इंगित करती है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका क्या इंडिकेट करता है, उदासीनता वक्र का ढाल, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको क्या बेटा दिखाता है, उदासीनता वक्र का ढाल, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को दिखाता है। ये तो आप टिक लगा लिए। उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है, फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर। बताइए इंडिफरेंस कर्व किसके द्वारा मापा जाता है, बढ़ती सीमांत प्रतिस्थापन दर, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत उपरांतर दर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस, इंडिफरेंस कर्व का ढाल बेटा किससे मेजर किया जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा मेजर किया जाता है हमेशा। बजट रेखा दर्शाती है, बजट लाइन इंडिकेट्स, बजट लाइन आपका देखिए बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है। बजट लाइन आपको क्या इंडिकेट करता है, प्राइस रेशियो, इनकम रेशियो, कॉस्ट रेशियो, नॉन ऑफ दिस, मूल अनुपात, आय अनुपात, लागत अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो यह देखिए बजट लाइन हमेशा बेटा किसको इंडिकेट करता है, प्राइस रेशियो को। अभी आपको प्राइस रेशियो बताए थे ना, माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई, ये प्राइस होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड्स वाई, ये प्राइस रेशियो को दिखाता है, इसको बोलते हैं प्राइस रेशियो। ठीक ना, चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए
मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है? विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर डिमांड? बताइए डिमांड के लिए इसमें से कौन सा होना आवश्यक है? वस्तु की इच्छा, डिजायर टू कंज्यूम, ये तो सही है, डिजायर टू कंज्यूम भी होना चाहिए। जब तक हमको किसी वस्तु के प्रति इच्छा नहीं होगा हम कैसे उस वस्तु को खरीदेंगे? तो सबसे पहले तो बाबू आपका इच्छा होना चाहिए। एक निश्चित मूल्य, गिवन प्राइस, यस प्राइस भी होना जरूरी है। साधन व्यय करने, साधन व्यय करने की तत्परता, विलिंगनेस टू स्पेंड, आपके पास जो भी रुपया पैसा है उसको खर्च करने का आपका उद्देश्य भी होना चाहिए। ऑल ऑफ फेवर बाबू, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। मांग वर्ग का समांतर ढाल होता है। डिमांड कर्व जनरली स्लोप, डिमांड कर्व जनरली कैसा आपका होता है? डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व बताया ना, इस टाइप का होता है, लेफ्ट से राइट की ओर होता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया। 33 का बी होगा। किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड? बताइए, क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन विच गुड्स, किस गुड्स में प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड? बोला कि किस गुड्स में प्राइस घटने से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, कौन ऐसा गुड्स है जिसमें कीमत घटने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो किस गुड्स में प्रभाव नहीं पड़ेगा? नेसेसरी गुड्स, जैसे नमक। ये जो नमक आपका है, ये जो आपका साल्ट है, नमक आपका नेसेसरी गुड्स है, साल्ट है। प्राइस घटे या बढ़े इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या प्राइस घट जाएगा तो दिन भर आदमी नमक खाएगा? नहीं ना। या प्राइस बढ़ गया तो क्या कोई इंसान नमक खाना छोड़ देगा? क्या नहीं। तो इसका सही आंसर ए है, क्योंकि प्राइस घटे या बढ़े इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से है? विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड? बताइए, इसमें कौन कौन ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को प्रभावित करता है? कीमत, यस कीमत प्रभावित करता ही है। आय में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड, ये भी आपको अफेक्ट करता है। उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी, ऑल द एबव। ये चारों तीनों के तीनों फैक्टर जो है ना डिमांड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता जाता है कहलाती है। ये तो जान ही रहे, गुड्स विच कैन अल्टरनेटिव बी यूज आई कॉल्ड। आप तो जान ही रहे कि वैसा गुड्स जो दूसरे के जगह उपयोग होता है उसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। ये तो आप पहले से भी जाने, सब्स्टिट्यूट गुड्स स्थापन वस्तुएं, वैसा गुड्स जो एक दूसरे के जगह उपयोग होता है, अल्टरनेटिव यूज है। जैसे चाय, कॉफ़ी, इंक पेन, बॉल पेन, ये सब होता है ना, राइस, व्हीट, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यदि आपके पास चावल नहीं रहेगा तो रोटी खा के काम चला लेंगे, ठीक ना। तो ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड इज ए, लॉ ऑफ डिमांड इसमें सोचना नहीं है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है।
बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है क्वांटिटेटिव में, लेकिन इसको जित देखिए, आपको कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन करेगा। तो जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है उसको एक जगह आप कॉपी में लिख लिया करो। याद रखना, पूरे बुक में 10 से 15 क्वेश्चन वैसा होगा, या जितना भी हम बताएंगे 12 गो सेट बताएंगे। अभी बताए हैं कि टोटल कितना सेट बताएंगे, 12। 12 में से 10 से 15 क्वेश्चन वैसा होगा जो आपको काफ़ी कंफ्यूजन करेगा। तो जो कंफ्यूजन वाला है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि आगे चल के किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। मांग फलन को निम्नलिखित में कौन सा समीकरण व्यक्त करता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमांड फंक्शन। ये तो आप जान ही रहे, डिमांड फंक्शन को कौन एक्सप्लेन करता है, डी एक्स इजकल टू एफ पी एक्स, डिमांड ऑफ गुड्स एक्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। डिमांड फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं। आप तो जान ही रहे, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्स, जब एक्स वस्तु की कीमत का परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करता है, तब यह मांग कहलाती है। व्हेन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, दिस डिमांड इज कॉल्ड। ये तब जान ही रहे, इसे क्या कहा जाता है, तीसरी मांग, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड कहते किसको हैं, जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से जब दूसरा गुड्स के प्राइस में चेंजिंग होता है, जैसे टी के प्राइस में चेंज होता है ना, तो इसका प्रभाव किसके ऊपर बेटा पड़ता है, कॉफ़ी के ऊपर। यदि टी के प्राइस में चेंज होगा, आप जानते करते हैं कि जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का बेटा डिमांड भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाता है। तो जब एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स के डिमांड में चेंजिंग होता है, उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। उसको किस नाम से बाबू जानते हैं, क्रॉस डिमांड। ये आप लोग नोट कर लिए, एक एक करके पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आगे देखिए, समांतर वस्तुओं के लिए देखिए, सामान्य सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के, देखिए कीमत के बारे में बोला है, वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स जनरल गुड्स बोलते हैं। नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, नॉर्मल गुड्स का प्राइस घटेगा तो बेटा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। नॉर्मल गुड्स में जनरल रूल लागू होता है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जनरल रूल लागू होता है। फॉर नॉर्मल गुड्स लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, डायरेक्ट पॉजिटिव। आगे देखिए, डायरेक्ट पॉजिटिव इंक्रीज नॉन ऑफ दीज, बताइए। ये ऑप्शन मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इंग्लिश मिस्टेक, आप लोग इसको सही कर लेना। तो हिंदी में सही लिखा हुआ है विपरीत संबंध को, यहाँ पर आप इनवर्स रिलेशन लिख लेना। हम यहाँ पर लिख देते हैं इनवर्स। आप लोग इंग्लिश सही कर लेना, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में गलती हो गया है। आप लोग सही सही कर लेना। इनवर्स रिलेशन दिखाता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। इनवर्स रिलेशन होता है। आप लोग कॉपी में सही से नोट कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हिंदी में सही लिखा हुआ है, इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, बताइए। डिमांड में फॉल होने के क्या क्या कारण है, आय में कमी, फॉल इन इनकम, यस।
क्रेताओं की संख्या में कमी, फॉल इन नंबर ऑफ बायर्स, यस, ये भी एक कारण है जिसको इससे डिमांड घटता है। उपभोक्ता की रुचि में कमी, फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ये भी कारण है। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये तीनों के कारण आपका डिमांड क्या होगा? घटेगा। ये तीनों के कारण आपका डिमांड क्या होगा? घटेगा। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड ऑफ टी इज, अभी अभी आप बताए थे आपको कि कॉफी और डिमांड, बाबू कॉफी और टी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। क्यों? क्योंकि जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो इंसान कॉफी पीना छोड़ देगा, सब के सब किधर भागेगा? टी की तरफ। तो जब कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। यही आपसे पूछा है, विथ राइज इन कॉफी प्राइस द डिमांड फॉर टी क्या होगा? राइज होगा। जब कॉफी का प्राइस बाबू बढ़ेगा तो टी का डिमांड भी बढ़ेगा। मांग में संकुचन तब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स व्हेन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है घटना या कमी होना। डिमांड में कमी कब होगा? जब आपका प्राइस में क्या होगा? इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है। जब प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। कीमत बढ़ती और मांग की बढ़ती। देखो प्राइस आपका कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल्स, यस। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी गुड्स का कीमत बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक ना? प्राइस राइज होगा और डिमांड फॉल होगा। निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है? फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड, बताइए इसमें से किसमें चेंज होने से आपका डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होता है? मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस नहीं, ये तो प्राइस चेंज होगा तो डिमांड में तो चेंज होगा ही। आय में परिवर्तन, चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज होगा ही होगा। आपसे पूछा है फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें चेंज होने से आपका डिमांड में चेंज नहीं होता है? देयर इज नो चेंज इन डिमांड। रुचि तथा फैशन में परिवर्तन से, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन नहीं, इसमें चेंज होगा तब तो डिमांड में चेंज हो ही जाएगा। इसका बाबू ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, नॉन ऑफ दीज। क्योंकि तीनों में चेंज होगा तो डिमांड में चेंज 100% होगा। आपसे पूछा है कि किसमें चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं होता है? मूल वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग, देखिए विथ राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफिन गुड्स इंक्रीज होगा। आप जानते हैं कि गिफिन गुड्स कैसा होता है? घटिया वस्तु, उसका कीमत बढ़ेगा तो उसका डिमांडो बढ़ जाता है। कीमत बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। इसमें आप लोग लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन पढ़े होंगे। देखिए जो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड का क्या है? ये एक्सेप्शन है कि जैसे जब गिफिन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। देख लो, विथ राइज इन प्राइस डिमांड फॉर गिफिन गुड्स इंक्रीज होगा। जब गिफिन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बाबू बढ़ता है। किसी समान वस्तु के मांग व की ढाल होती है द स्लोप ऑफ
डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स इज, नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व का ढाल किस तरह का बाबू होता है? नेगेटिव ढाल होता है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का जो नॉर्मली इस तरह के बनता है, नेगेटिव स्लोप होता है। नॉर्मल गुड्स का स्लोप हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, नीचे की ओर डाउनवर्ड होता है। अब बहुत को स्टूडेंट को लगेगा कि सर आप कॉपी में तो लिखवाएं कि सर पॉजिटिव है, कॉपी में तो लिखवाएं कि आप पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर इनकम हम दिए होंगे, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर बाबू इनकम दिए होंगे, इसलिए आपका पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल प्राइस के बारे में पूछा है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स, प्राइस के बारे में पूछा है। तो याद रखना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल आपका पूछा है, द स्लोप ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब प्राइस बाबू बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस यदि घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये नॉर्मल पूछा है। इनकम में पॉजिटिव होता है, इनकम के साथ देखा जाए इनकम और नॉर्मल गुड्स के डिमांड के बीच संबंध पॉजिटिव होता है, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। लेकिन नॉर्मल रिलेशन नेगेटिव होता है। दोनों में नॉर्मल रिलेशन कैसा होता है बाबू? नेगेटिव होता है। आय बढ़ने पर उपभोक्ता की किन वस्तु की मांग घटा घटा देता है? विथ एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स? बताइए। गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स आपका घटिया वस्तु होता है। जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है इसका डिमांड घटता है, जैसे जैसे बाबू इनकम बढ़ेगा इसका डिमांड घटेगा। गिफिन गुड समझ में आ गया? वैसा गुड जो कंज्यूमर का लेस सेटिस्फेक्शन देता है, कंज्यूमर का पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। जैसे जैसे इसका इनकम बढ़ेगा इसका डिमांड घटेगा। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है वो व्यक्ति गिफिन गुड्स को यूज करना बंद कर देता है, इसके जगह पर बेटा क्या यूज करता है? सुपीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स यूज करता है इसके जगह पर। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? विच इज ए रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड? बताइए, चेंज इन डिमांड का इसमें कौन सा रीजन है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, चेंज ऑफ कंज्यूमर इनकम, यस। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यस। जनसंख्या में वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीज, यस। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर काय का मांग वह खिसकता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल देयर विल बी कार डिमांड, पता है ना, अदर देन प्राइस है। तो जब देखो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जानते हैं ना, वैसा गुड जो साथ साथ उपयोग होता है। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ा कार का डिमांड घटेगा, तो घटेगा तो बाबू किधर की वो शिफ्ट होगा? लेफ्ट वार्ड। ये डायग्राम बेटा किधर की वो शिफ्ट होगा? मान लें कि डिमांड कर्व है, जैसे ही कार का डिमांड घटेगा ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की ओर, ठीक ना। जैसे ही डिमांड का कार का डिमांड घटेगा ये डिमांड वह किधर की ओर शिफ्ट होगा? लेफ्ट की ओर, बाएं की तरफ। तो बाबू सही आंसर क्या है? सी है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? बताइए, इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कौन एग्जाम्पल है? चाय तथा कॉफी, टी एंड कॉफी। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप जानते हैं ना, वैसा गुड्स जो साथ साथ उपयोग होता है, बिना, जैसे
बॉल बैट हो गया, बॉट बैल, चीनी टी हो गया, कार पेट्रोल हो गया। ये सब वैसा गुड जो है साथ साथ उपयोग होता है। जैसे बैट बॉल, बिना बॉल बॉल का बैट काम करेगा कोई? आपके पास कार है उसमें पेट्रोले नहीं है तो क्या उसका कोई मतलब है? नहीं मतलब है, ठीक ना। तो आपसे यही पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बताइए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कौन एग्जाम्पल है? टी कॉफी नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कोक एवं पेप्सी, कोक पेप्सी ये भी सब्स्टिट्यूट है। चावल गेहूं, राइस व्हीट ये भी सब्स्टिट्यूट है। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी। देखिए आपका सेट समाप्त हो गया। ये जो सेट 2 है, आपका सेट बेटा 2 है, ये समाप्त हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ बच्चा सब देख रहा है। ये आप 12 सेट आप कर लेते हैं, आप 12 सेट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर दुनिया के ताकत भी नहीं आपको रोकेगा। तो बस ईमानदारी पूर्वक 12 सेट आप कर लो, ठीक ना, ताकि किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। 50 नंबर आपका मुट्ठी में होगा। ये जैसे होगा तब बिजनेस स्टडी पढ़ाएंगे, इसके बाद अकाउंट कराएंगे। आप लोग को 50 नंबर पूरा 100% हम आपको दे के छोड़ेंगे। आप लोग देखें 2024 में कितना स्टूडेंट 90+ लाया। बिहार टॉपर दो दो का स्टूडेंट यहाँ से हुआ। तो इस बार आपका बारी है टॉप होने की। बस सारा सेट ईमानदारी पूर्वक आप लोग देख लो। और जो यहाँ का स्टूडेंट है वो तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अपना कॉपी पर फोकस करिए, क्योंकि सारा आपके पास कॉपी में हम लिखवाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा। बस ईमानदारी पूर्वक आप लोग देखते रहिए। ठीक, सभी को थैंक यू।